लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करवाया था, कूलम्स लॉ करवाया था लास्ट लेक्चर में मैंने आपको। हमने फोर्स भी निकाल ली और हमने पोटेंशियल एनर्जी भी कर लिया था, ठीक है। ये जो सारी चीजें हम लोग कर रहे थे, एक्चुअल में हमने एक नया मॉडल पढ़ना है एटम का, जिसको हम कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे मॉडल्स, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला मॉडल है, ठीक है। भले ये मोस्ट एडवांस्ड मॉडल ना हो, लेकिन सबसे लॉजिकल मॉडल ये, ठीक है। सो इसको नील्स बोर ने दिया था, और ये बंदा खुद जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था, ये एक मैथमेटिशियन था। तो नील्स बोर ने जो है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कभी केमिस्ट्री की लैब में नहीं गया, ठीक है। उसने क्या किया, अब तक जो केमिस्ट्री में डेवलपमेंट्स हुई थी, जिनमें से मेन थी क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, उसको थ्योरीज को स्टडी किया, और उन थ्योरीज को स्टडी करने के बाद जो है सिर्फ पेन पेपर से जो है एक नया मॉडल प्रपोज कर दिया, ठीक है। और ये मॉडल जो है काफी सालों तक जो है सक्सेसफुल रहा, ठीक है। कई इसने चीजें जो है एटम्स के बारे में बिल्कुल अप टू द मार्क जो है एक्सप्लेन, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके पोस्टुलेट्स क्या है। देखो, पोस्टुलेट्स जो है वो एजम्पशंस होती हैं किसी मॉडल की, जो कि बंदा लेके चलता है कि मैं मान रहा हूं कि भाई एटम में ये खासियतें होंगी मेरे वाले में। भले ही वो सही हो चाहे नहीं हो, वो बाद में लोग डिसाइड करेंगे जो उसको ऑब्जेक्शन लगाएंगे, लेकिन जो है बोर ये चीजें मान के चला हुआ था, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है। सर्कुलर ऑर्बिट तो समझ में आ गई बात, जिनको हम शेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी क्या हुआ, मत प्रॉब्लम ये आती है कि स्टेशनरी क्या हुआ, ठीक है। सो यहां पे स्टेशनरी को समझते हैं।
इसको शेल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। मतलब इसने स्टेशनरी वर्ड यूज करके जो है, जो पिछला मॉडल था उसकी कमी को पूरा करने की ट्राई की, जो लिमिटेशन थी। क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में ऑब्जेक्शन लगी थी कि भैया तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन घूमेगा स्पाइरल पाथ फॉलो करके, टकरा के खत्म हो जाएगा। तो इसने पहले ही अपने ऑर्बिट्स में स्टेशनरी ऑर्बिट्स यूज कर दिए। इसने कहा कि ये ऑर्बिट्स को मैं स्टेशनरी इसलिए कह रहा हूं कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो जो है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब सेम एनर्जी में रहेगा। क्योंकि जब सेम एनर्जी रहेगी तो ही सर्कुलर पाथ में रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ, ये दो पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं? क्योंकि दूसरे वाला पॉइंट तो पहले की एक्सप्लेनेशन ही है। दूसरे वाला पॉइंट जो है वो पहले की एक्सप्लेनेशन ही है। स्टेशनरी इसलिए कहा कि सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये इसने माना कि मेरे ऑर्बिट में जो है, बोर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ठीक है। बस यही कराया मानव जोत हम जो है पॉस्टुलेट करने लगे हैं नए मॉडल के। तो जिसमें मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी इसलिए कहा गया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। बिल्कुल नकुल सही बात कही कि जो है डिस्टेंस बराबर रहता है न्यूक्लियस से, ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना नजदीक आएगा। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इज इट ओके? एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा जी समझ गए? भाई इसने कह मान लिया, बाद में हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि इसने क्यों कहा। ऐसे तो नहीं है कि ठीक है बाप का राज है, भाई मैंने कह दिया जी मेरे वाले में नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन बाद में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए। The energy of electron in an atom is quantized. Energy of electron in an atom is quantized. अब इसका ये क्वांटाइज देखो, हमने जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी में कहा, ठीक है ना, वो ही चीज जो है यहां पर उसने यूज की कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। अब इस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया? भाई एनर्जी के मायने में, मतलब इसमें रिस्पेक्ट में क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? तो मैं पहले ही जो बात हम बाद में पढ़ेंगे उसको सबसे पहले थोड़ा सा पहले बताने की ट्राई करता हूं, ताकि आपको कुछ बात जो है समझ में आ जाए।
सुन लो बिल्कुल सुजल जी, बिल्कुल बढ़िया। सुनो, तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, सो ये उसने कहा भाई पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, दूसरे की E2 है, तीसरे की E3 है, ऐसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है। मतलब E1 और E2 के बीच में एनर्जी कोई नहीं होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी E1 होगी, दूसरे में घूमेगा E2 होगी, तीसरे में घूमेगा E3 होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, यही किया अभी 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 यही किया है। ठीक है, सुनो, सो बोर्स मॉडल है, पॉस्टुलेटिव बात पढ़ लो। हमने कहा कि जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, और सर्कुलर में ऑर्बिट में घूमते हुए उसकी जो एनर्जी है वो स्टेशनरी रहती है। सुन लो, राजा मनान में बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, सुनो सुनो। और ये कहा कि इस एनर्जी को, ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब जो पिछला मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल, उसकी तरह ये स्पाइरल पाथ नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, अब समवन इज आस्किंग, आई थिंक राजा मनान इज आस्किंग कि भैया एनर्जी क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ। देखो राजा मनान, इसका मतलब यह है कि मान लो पहले ऑर्बिट की एनर्जी 5 जूल है, दूसरे की मान लो 10 जूल है, तीसरे की मान लो 15 जूल है, ऐसे मान लो 5 के मल्टीपल में मान लो 5 है, 10 है, 15 है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो 5 जूल होगी, या तो 10 होगी, या तो 15 होगी, 12 कभी नहीं होगी, 6 कभी नहीं होगी, 7 कभी नहीं होगी, 11 कभी नहीं होगी, 14 कभी नहीं होगी। मतलब 5, 10, 15 ही होगी। हाँ, सीक्वेंस में 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी। सुनो, देखो राजा मनान समझते जाओ, मतलब मिड की एनर्जी नहीं होगी तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। जैसे सिक्के होते हैं, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, देयर इज ए पर्टिकुलर कॉइन ऑफ दैट। ठीक है, कि भैया ये ही होगी। जैसे आपकी पॉकेट में मान लो 2 रुपए हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है ना। अगर मान लो 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का, या मान लो सिर्फ 5 रुपए के सिक्के हैं, सिर्फ 5 रुपए की कॉइन्स है आपके पास, और कोई आपको बोले कि आई नीड 8 रुपीज, तो आप 8 रुपए कहां से दे पाओगे उसको? आपके पास 8 रुपए है ही नहीं। इज इट ओके? तो यहां पर भी उसने कहा हाँ, सीक्वेंस में होना जरूरी है, एनर्जी बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी। ये तो पक्का है कि E3 की एनर्जी ज्यादा होगी देन E2 की, देन E1 की। ठीक है, लेकिन अभी उतना ही समझिए जितना मैं बता रहा हूं। पहले आप क्वांटाइज्ड वर्ड को समझ जाओ कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब E1 होगी, E2 होगी, E3 होगी, इनके बीच की कोई नहीं होगी। इनके बीच की एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के पास। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई जैसे सुन लो, जैसे आप समझे, आपके घर में मान लो सीढ़ियां हैं, आपके घर में सीढ़ियां हैं, तो अगर सीढ़ी मान लो 1-1 फीट की है, तो इधर आप नीचे वाली सीढ़ी पे हो या तो ऊपर वाली पे हो, आप कभी बीच वाली पे नहीं होंगे। आपके दोनों पैर कभी बीच में नहीं होंगे। सही बात है, सीढ़ी में भी क्वांटाइजेशन है ना। देखो, अगर ऐसे ये है, ये हो गया अनक्वांटाइज्ड। जैसे हॉस्पिटल में मरीज को ले जाते हैं तो ऐसे रोड होता है ऊपर वाली मंजिल पे जाने के लिए, लेकिन ये हो गया क्वांटाइज्ड जब सीढ़ियां बनती। तो बंदा या तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। सही है बात? सो ये हो गई क्वांटाइज्ड। तो एनर्जी इसने क्वांटाइजेशन कह दी, या तो E1 एनर्जी होगी, या तो E2 होगी, या तो E3 होगी, इसके मिड की एनर्जी नहीं होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसी नहीं होगी जी कुछ भी हो जाए, 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, ऐसा नहीं है। मैंने कहा जैसे
फॉर एग्जाम्पल 5 के मल्टीपल में है तो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, क्योंकि इससे वो पता क्या कर रहा है, इससे वो उस ऑब्जेक्शन को हटा रहा है रदरफोर्ड की, जिसमें कि रदरफोर्ड ने कहा था जी E3 से E2 में स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए आ जाएगा ऐसे, और E2 में पहुंच जाएगा, फिर जो है E1 में पहुंच जाएगा। वो कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो नीचे आएगा तो एनर्जी भी कम होगी, मतलब 15 से 14 होगी, 13 होगी, 12 होगी, 11 होगी, फिर 10 पे आएगा। उसने कहा ऐसा होता ही नहीं है। उसने कहा या तो 15 होगी या तो 10 होगी, जब तक 15 से 10 में नहीं आएगा सीधे आएगा ऐसे, मतलब जो फ्लो में आ रहा है, उसने कहा वो गलत बात है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि मेरे एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मेरे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है 15 से 10 से 10 से 5 पे, लेकिन वो ऐसे स्पाइरल पाथ नहीं फॉलो करके आएगा, क्योंकि स्पाइरल पाथ का मतलब वो लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है। उसने कहा नहीं, इन माई एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसने कहा जब तक कि बेटा वो जो तुम लिख रहे हो वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, वो चार्ज है, वो एनर्जी नहीं है, तो इसलिए उस वैल्यू को हटा दो, उस वैल्यू को हटा दो, वो एनर्जी नहीं है, वो चार्ज है। ठीक है, तो समझ आ गई होगी मेरी बात, समझ में आ गई होगी कि E1 होगी, E2 होगी, E3 होगी, इनके मिड की कोई नहीं होगी। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? मैं आगे बढ़ सकता हूं? रदरफोर्ड की लिमिटेशन को बाद में एक्सप्लेन करता हूं, जब आप थोड़ा सा और बेटर समझ जाएंगे बात। ठीक है, अच्छा चलो मैं मिटाने लगा हूं इसको। अब द फोर्थ पॉइंट, देखो सब्जेक्टिव टेस्ट को लगभग हफ्ता लग जाता है सूझ, ठीक है, चेक होने में 10 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, सुनो, एनर्जी चेंजेस इन एन एटम टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इसका मतलब क्या है, सुनते जाना आप मेरी बात। देखो, अगर मान लो हम, जैसे आपने लोहे की रॉड ली, आपने लोहे की रॉड ली, उस लोहे की रॉड को मान लो आपने गर्म किया, तो उसके एटम्स पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल हैपन एट द एटॉमिक लेवल? भाई आपने, जैसे आपके पास एक ठंडी लोहे की रॉड है, एक गर्म लोहे की रॉड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एट एटॉमिक लेवल? भाई एटम्स के लेवल पे जो है, किस बात का डिफरेंस है? भाई ऐसा तो नहीं है कि गर्म लोहे में एटम्स कांपने लगते हैं तो लोहा कांप रहा होता है। समवन इज सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन लोहा कांपता तो नहीं है। नहीं वैभव जी, एक बात समझिए कि गैसियस स्टेट में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है कि भाई मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन के, एटम के बहुत ज्यादा घूमने के ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोहा उतना गर्म हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि लोहा इतना ज्यादा गर्म हो गया, एनर्जी कहां गई? आपको लोहा गर्म फील हो रहा है? हर्षदीप कह रही है एटम्स एक्सपैंड, है ना,
एटम बड़े हो जाते हैं, गुब्बारा बन जाएगा उनका, है ना। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। अब आप अब सुनिए सुनिए सुनिए। अब मेरी बात सुनिए आप। बोर ने ये कहा कि जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं, भाई हमने तो पढ़ रखा ना, एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो अगर हम उस एटम को एनर्जी देंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। सुन लो, फिर मैं लिखवाऊंगा कि जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है लोअर शेल से हायर शेल में चले जाते हैं। और जब एटम से हम एनर्जी लेते हैं, मतलब अगर एटम एनर्जी रिलीज करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल से लोअर लेवल में आ जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब एटम को आप एनर्जी दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट। एंड व्हेन एटम्स लूजेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या आपके पच रही है बात? समझ आ रही है बात? ठीक है। सो चलिए अभी हम एक बात देखते हैं। सो यहां पर हम ए केस करते हैं, दैट इज व्हेन एटम्स लूजेस एनर्जी। जब एटम्स एनर्जी लूज करते हैं तब क्या होता है, मतलब जैसे ये हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है, लेट दिस लेवल बी E2 लेवल, लेट दिस लेवल बी E1 लेवल। अभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, सुन लो, अभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मैं इससे पहले थोड़ी बातें और भी बता दूं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी हैं, कि जैसे हमने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसकी एनर्जी हमने E1 कही, इसकी E2 कही, इसकी E3 कही, इसको हमने N1 कहा, N2, ये N3। ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, ऑर्बिट नंबर सेकंड, ऑर्बिट नंबर थर्ड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका ऑर्बिट नंबर 1 है, इसका ऑर्बिट नंबर 2 है, इसका ऑर्बिट नंबर 3 है। ये हमने पढ़ लिया। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के, इसको हम लिख सकते हैं एल, इसको हम लिख सकते हैं एम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने लोअर क्लासेस में इनको के एल एम की फॉर्म में पढ़ा हुआ है ना। इन ऑर्बिट्स को आपने के एल एम एन ओ वगैरह पढ़ा हुआ है। तो उनको हम नंबर दे रहे हैं, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो E1, E2, E3 वगैरह। समझ आ रही है मेरी बात? सबको समझ में आ रही होगी आराम से? ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? आसानी से समझ में बात आ रही है ये? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको प्रॉब्लम आ रही हो? ओके। सो अब सुने, अब क्या है, मैंने कहा कि E2 लेवल में इलेक्ट्रॉन है। अब वो अगर वो नीचे आएगा, जैसे लोअर लेवल में आता है, सो दैट विल लूज एनर्जी। हमारा ये मॉडल कह रहा है कि जब, क्योंकि एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल से लोअर लेवल में जब आएगा, सो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे मान लो अगर ये 15 जूल है, ये 10 जूल है, तो 5 जूल की एनर्जी रिलीज करेगा ना। तो मतलब एनर्जी, और किस फॉर्म में करेगा? एनर्जी विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किस फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में, या क्वांटम की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो। इज इट ओके? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर लेवल में आएगा तो जो है एनर्जी क्वांटम या फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी।
एक ही फोटोन रिलीज होगा और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जितना E2 और E1 का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। और हम जानते हैं कि अगर फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई है जो कि E2 माइनस E1 है, E2 क्या है 10 जूल है, मान लो 15 जूल है और ये 10 जूल है, तो 5 जूल का फोटोन रिलीज होगा। और अगर एनर्जी हमें पता है तो हम फोटोन की वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। सही बात है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितनी एमिट होगी वो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? से यस और नो। चलिए बढ़िया, डन। अब दूसरी बात, व्हेन एटम्स गेन्स एनर्जी, जब एटम्स जो है एनर्जी गेन करते तो तब क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, देखो लोअर लेवल में एनर्जी E1 है और हायर में एनर्जी E2 है। अब अगर जो है इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में है, सो दैट विल गेन सम एनर्जी टू गो टू E2। और कितनी एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी वही डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और या वेवलेंथ हम निकालना चाहे तो अगेन hc अपॉन लैम्डा, उतनी जो है ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। इस टाइम पे फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। बस डिफरेंस दोनों में यही है, यहां पे लोअर से हायर जाते टाइम ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। देखो मैंने एरो इसकी तरफ बनाया कि फोटोन को जो है कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी को लेके हायर लेवल में जाएगा। और जब हायर से लोअर में आएगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन रिलीज करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। लक्ष्य दोनों बार ये E2 माइनस E1 ही होगा क्योंकि E2 इज हायर एनर्जी। लक्ष्य ने ये पूछा और सही पूछा कि भाई दोनों में E2 माइनस E1 ही कह रहे हैं, E2 माइनस E1 ही करेंगे क्योंकि हमारी एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए। E2 ही हायर वैल्यू है, E1 छोटी है, तो चाहे फोटोन निकले चाहे फोटोन एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना। उसमें हम कहेंगे कि इतनी एनर्जी का, इतनी वेवलेंथ का फोटोन निकला, इसमें कहेंगे इतनी फोटोन का, इतनी एनर्जी का फोटोन लगा। ठीक है, डिफरेंस ये है, बट एनर्जी विल बी E2 माइनस E1। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है आसानी से, है ना। चलिए, सबको, मुझे लगता है सब कंफर्टेबल हैं समझने के लिए। कुछ नए बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, नए बच्चों को ट्रबल हो सकती है, बट अदरवाइज नोट कर लिया आपने। अब नए बच्चों को मैं हेल्प तो करना चाहता हूं लेकिन नए बच्चे यार टाइम ही नहीं बताते मेरे को। अरे राजा मनान, मेरे को बच्चे टाइम ही नहीं बताते यार, कब स्टार्ट करूं मैं आपकी क्लास से। मैंने पूछा था कि भाई टाइम बताओ यार, किस टाइम पे। यू पीपल्स डोंट हैव वन टाइम। एक्स्ट्रा क्लास का टाइम जो है, देखो ना, एक मिनट। अब देखो, क्या आप एक दूसरे की चैट्स को देख पा रहे हो? आर यू एबल टू सी ईच अदर्स चैट्स? चलो,
सो अब आप देखो कि व्हाट आर व्यूज, आप लोगों के व्यूज क्या हैं, बोलो किस टाइम पे क्लास लगाई जाए। रात को। देखो राजा मनान सुबह बोल रहा है, आर्यन 1 to 2 बोल रहा है मॉर्निंग। मैंने बोला ना, आप लोग किसी, आपके पास यार सुबह 7 to 8 तो हम क्लास लगा ही रहे हैं ना, एक जो है 7 to 8 तो क्लास लगी रही है ना, ठीक है। सो यही मसला है कि हम लोग डाउट क्लास भी क्योंकि बढ़िया चल रही है, लोग उसको चाहते हैं कि वो चली रहे, ठीक है। डाउट क्लास के टाइम पे लगाएंगे राजा मनान, तो फिर डाउट्स कब होंगे। चलो मैं कल डिसाइड करता हूं, लगाते हैं टाइम जो है, लेट मी सी हाउ वी कैन डू दिस। ठीक है, लेट मी सी। ओके। मैं समझ गया, मतलब मैंने इसीलिए चैट्स आपको एक दूसरे के दिखाए कि ताकि आपको ये पता चल सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि भैया ट्रबल ये है कि स्कूल आपके जाते हो, ठीक है, कोचिंग में क्लास लग रही है, एक्स्ट्रा क्लास लग गई 2 घंटे, ठीक है, तो इसलिए जो है टाइम नहीं है। ठीक है, करते हैं वी विल फाइंड। नहीं, रेगुलरली लगाएंगे फिर यार। ठीक है। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, राजा मन्नान स्कूल नहीं जाता, स्कूल कोई भी नहीं जाता है, राजा मन्नान आजकल स्कूल बंद है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, तो मतलब जो हमारा नील्स बोर है वो कह रहा है कि एनर्जी अगर रिलीज होगी, आयुष्मान बाद में बात करते हैं ऑफलाइन की, अभी तो जुलाई में ही होगी जैसा लग रहा है, लेकिन अभी चीजें कंफर्टेबल हैं। ठीक है, सुनो, तो थोड़े से डाउट्स वाउट के लिए बुलाना स्टार्ट करेंगे हम, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो नील्स बोर कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम में क्वांटाइज्ड है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो एक क्वांटम से जंप करके नीचे आएगा, मतलब ऐसे ही लगातार एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स में रिलीज होगी भाई, या तो इधर है इलेक्ट्रॉन, फिर या तो इधर आ गया, फिर या तो इधर, ऐसे नहीं आएगा, साए से नीचे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन इधर है या तो इधर है, बीच में कहीं नहीं। इज इट ओके? तो इसलिए नील्स बोर ने चेक लगा दिया कि भाई एनर्जी इज नॉट एमिटेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम एटम। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है, फिर दूसरे में जब तक वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर देता कि नीचे वाले में आ सके एक ही झटके में, तब तक वो नहीं रिलीज करेगा। मतलब 15 वाला 14 पे नहीं आ सकता, थोड़ा सा नीचे नहीं आ सकता। 15 वाला या तो 15 पे है, या तो 10 पे है, या तो 5 पे, बीच में कहीं नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? ठीक है। हाँ, तो चलिए, अब सुने। अब पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट नंबर है ये, फोर्थ कि फिफ्थ? कौन सा पॉइंट? पांचों।
पहले आप लिख लो। मतलब इस पोस्टुलेट में नील्स बोर कह रहा है कि एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम भी, देखो मोमेंटम तो कुलमीत मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका, देखो ना, जब सर्कुलर पाथ, मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां पर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अलोंग रेडियस आर, तो इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन का m है और v वेलोसिटी से अगर ये घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr। उसके बारे में ये कह रहा है नील्स बोर की एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होगा, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 टिल इंफिनिटी हो सकती है। इज इट ओके? लिख लो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जब हम बात करेंगे, सब कुछ हम मैथमेटिकली डिराइव करके करेंगे। लेकिन इसने कहा कि जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है वैसे अपना एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर। फिजिक्स मतलब आप मोमेंटम जानते होंगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है दैट हैज एंगुलर मोमेंटम। इज इट ओके? जो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो रेडियस भी आ गया ना, किस रेडियस के अलोंग घूम रहा है। इज इट ओके? तो उसका मल्टीपल जो है h/2 का मल्टीपल होगा। n इज सम इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3, 3.5 नहीं हो सकता। जब क्वांटाइजेशन आ गई तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, जैसे हमने E इज इक्वल टू NhC/λ किया था। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। इज इट ओके? तो ये बंदा क्वांटाइजेशन का यूज खूब कर रहा है। ठीक, हाँ, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ओनली, बिल्कुल सही। नोट करते जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इस मॉड्यूल को बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। अभी आप जस्ट नोट कर लें। चलो, राजा मनान को समझ आ गई, बहुत बढ़िया। ये तो बोर के अपने पॉस्टुलेट है, मतलब बोर ने खुद एजम्पशन की है कि भैया मेरे एटम में ये होगा। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे, अभी तो जस्ट हम इनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, कर लिया सबने नोट? कुलमीत को भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, नोट कर लिया सबने, नाइस। अब सुनो आप मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा क्लास में बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब कहीं से पढ़ा दिया। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं, जस्ट एक। चलो, करें बात अब स्टार्ट। अब देखो, इस मॉडल में सबसे पहले हमने रेडियस को कैलकुलेट करना। आप देखिएगा कितना बढ़िया ये मॉडल है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस अब हमने कैलकुलेट करना है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, ये मैं बता दूं, आपको डेरिवेशन भी याद रखनी है, उसका रिजल्ट भी याद रखनी है। इज इट ओके? दोनों बातें जो है आपको याद रखनी है। चलो, अब सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो एटम है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यही बोर कह रहा है। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है। इज इट ओके? यही सिचुएशन है, बोर जो कह रहा है। और कहां पर घूम रहा है? रेडियस आर के अलोंग घूम रहा है। इज इट ओके?
अब सुने, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आप जानते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, कूलम्स लॉ, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो लेट दिस बी Q1, लेट दिस बी Q2, ठीक है, एक को हमने Q1 कह दिया, एक को Q2 कह दिया। सो दैट मीन्स जो फोर्स होगी यहां पे उसको हम कहेंगे इनके बीच में, दैट इज Q1 Q2, एक मिनट, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, Q2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, तो मतलब उसको हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E मैंने कहा था मैग्नीट्यूड ही लिखना है, E इज 1.6 10⁻⁻19, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। सही लिख दिया मैंने, सही, यस और नो? न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन पे। और एक कोई भी न्यूक्लियस हो उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कोई भी अपना, ओए न्यूट्रॉन कौन बोल रहा है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और दूसरी बात, कितने प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस में, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं Q1 विल बी इक्वल टू Z इंटू E, बोलो सही है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁹ सही है बात, इज दैट ओके? न्यूक्लियस पे चार्ज Z इंटू E होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू K इंटू ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सही है बात। अच्छा, अब बेटा जी मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है कि अंदर की तरफ खींच रहा है, इनसाइड। तो इनसाइड वाली फोर्स को क्या बोलते हैं हम, जब न्यूक्लियस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सही बात है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि F centripetal is this, let it be equation number 1। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई जी इतनी, सब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया से समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रहा पूरा समझ नजर? ठीक है, आ गया। अब सुनो, अब सुनो, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स और है। देखो, अब इस फोर्स के बारे में मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, यही आयुष्मान, मैं यही बता रहा हूं। देखो, जब आप किसी पत्थर को धागे से बांधते हो तो वो लटक जाएगा ऐसे, लेकिन जब आप उसको ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? वो बाहर की तरफ जाएगा ना, बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ जो जाने की टेंडेंसी है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कि जब भी कोई चीज जो है किसी एक सेंटर के अराउंड घूमती है तो उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होती है। मतलब जैसे जब आप मिक्सी में मक्खन भी निकालते हो तो क्या करते हैं? मान लो मिक्सी में मक्खन निकालते हैं तो मिक्सी जो है घुमाती है सब चीजों को, जो मक्खन होता है फिर वो जार के चारों तरफ जो है टकरा के, दीवार के साथ टकरा के चिपक जाता है। सही बात है, ऐसा ही होता है कुछ। बाहर जाने की टेंडेंसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सुन लीजिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv² अपॉन r। मैं सीधे लिख रहा हूं फार्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv² अपॉन r। मतलब m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v किस वेलोसिटी से घूम रहा है, एंड r इज द रेडियस। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो है जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, धागा जितना बड़ा होगा उतनी कम टेंडेंसी होगी। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई इसके बराबर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, और आप जानते हो कि अगर एटम को स्टेबल रहना है सो एफ, मैं इसको सीपी लिख लूं शॉर्ट में, इसको सीएफ लिख लेते हैं। सो एफ सीपी शुड बी इक्वल टू एफ सी एफ। होगा कि नहीं भाई? ना ही इलेक्ट्रॉन, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा राजा मनान, बिल्कुल सही बात। देखो राजा मनान, एक बात समझ ले, अगर तेरे पास बहुत लंबा धागा है तो तेरे को पत्थर को घुमाने में परेशानी आएगी। अगर छोटा धागा है तो आराम से घुमा लेगा। इसी से प्रूव हो रहा है कि रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सुनो, दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होनी चाहिए मतलब दिस, देखते जाओ, mv² अपॉन r शुड बी इक्वल टू kze² अपॉन r स्क्वायर। सही बोला, सही बोला। अब इस r से इस r को हम काट सकते हैं और इसको रीअरेंज कर सकते हैं। दैट इज mv² r इज इक्वल टू kze²। बोलते जाओ, से यस और नो, समझ में आ गई बात? इसको और इसको अगर मैंने कह दिया कि बराबर है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो ये r² है, ये r है, तो मैंने r² से r को काट दिया, r बच गया। सुन लो, सुनते जाओ। देखो, अब क्या है, अब हम कई चीजें यहां पे जानते हैं। वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमने रेडियस निकालना है। वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें वेलोसिटी नहीं पता, हमें के की वैल्यू पता है 9 × 10⁹। एटॉमिक नंबर हमें दिया होगा कि किस एटम की बात कर रहे हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 10⁻⁻⁹। प्रॉब्लम आती है वेलोसिटी की, वी नहीं हमें पता। सुनते जाओ, तो थोड़ा सा डेरिवेशन और बढ़ेगी, बस थोड़ी सी। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ को m और r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सुनते जाइए,
multiply both sides with mr. सो दोनों साइड को mr से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू kze स्क्वायर इंटू mr. से यस और नो, इज इट ओके? सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं फोर्थ. इज इट ओके? समझ आ गई बात? और सुनो, अभी हमने बोर्स पॉस्टुलेट में लिखा कि MVR इज NH अपॉन 2 पाई. लिखा 5वां नंबर का जो पॉस्टुलेट था उसमें ये लिखा है ना कि MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. बोलो लिखा है बेटा जी कि नहीं? ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड पे. n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही होगा. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5 एंड फ्रॉम 4 एंड 5 हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस एंड दिस. भाई ये तो कॉमन हो गया ना, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू. हम लिख सकते हैं kze स्क्वायर mr इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. बोलो बेटा जी सही बात है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है? सबको आसानी से समझ में आ रही है? ओके, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया. सुनते जाओ. अब बस सब खत्म होने वाली है. अब देखो, मेरे पास जगह कम है, बोर्ड छोटा है ना. 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिया ना 4 बेटा, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आया ना, तो सीधे लिख लिया. ठीक है, अब सुनो, इसको रीअरेंज करेंगे. वी विल गेट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर kz. r इज इक्वल टू, इस सारे को ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा ये कि नहीं? तो सबसे पहले ये हमारे काम की रिलेशन है. लेट दिस रिलेशन बी इक्वल टू 6 नंबर. बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात सबको? ठीक है, ओके. अब सुने आप बात. ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान रखिए. ठीक है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. लक्ष्य जी, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻⁻34. याद आया? तो अब देखो, हम R में कई वैल्यूज हम जानते हैं. देखते हैं क्या क्या हम जानते हैं. वी नो n स्क्वायर तो ठीक है, इट इज वेरिएबल. इट इज 6.626 10⁻⁻34 का स्क्वायर 4 इंटू
3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 raised पर -31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 raised पर -19 का स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 raised to power 9 एंड देन जेड। आर यू गेटिंग इट? के ये सब वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट यार, के की वैल्यू, हाँ सही है, के की वैल्यू, मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू। इज इट ओके? काफी कुछ यहां पे कांस्टेंट ही है, समझ आ रहा है? इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, तो वी विल गेट 0.529 इंटू 10 raised to power -10 इंटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर मीटर्स। एकदम से कर दिया। या हम ये कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन, जेड स्क्वायर नहीं, जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड आंगस्ट्रॉम। क्या बेटा जी आपको बात समझ में आ गई मेरी? क्या हो गया, फिर से रो यार, कौन लग गया रोने? हाँ अच्छा, बस गुरमीत कह रहा है कि दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा रिपीट कर दूं? अरे तू 10 बार रिपीट करूंगा तेरे लिए, 8 बजे के बाद इसकी रिकॉर्डिंग चढ़ जाएगी यूट्यूब, सारी रात रिपीट करता रहूंगा? नहीं, पता क्या है, अब देख कुलमीत सुन, ये हमने सेंट्रीफ्यूगल को जो है, ठीक है, हमने सेंट्रीफ्यूगल को बराबर कर दिया, बाकी तो ये रीअरेंजमेंट ही है, आर से आर काट दिया, एम बी स्क्वायर आर के जेड डी स्क्वायर, फिर दोनों को एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमने ये आ गया, फिर जो है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो है बोर का पॉस्टुलेट यूज किया यहाँ पे, बस ये नई चीज की, ये यूज किया, तो इसमें स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड्स में, तो आ गया ये। और सुनो, उसके बाद जो है इन दोनों को हमने बराबर कह दिया, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बराबर किया, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया है, आर को इधर ले आए, आर को जब इधर लेके आए, सो आप देख रहे हो आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये एच की वैल्यू ये ही है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, के की वैल्यू इतनी है, ये हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या रहेगा, जेड रह गया और एन रह गया, ठीक है। सो ये फार्मूला हमारा बन के आ गया, सबको समझ में आ गया? देखो, अगर किसी ने दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, सबसे पहले देखो डेरिवेशन सबको याद होनी चाहिए, मेडिकल हो नॉन मेडिकल वाला हो, दोनों को याद होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप शुरुआत क्या करेंगे, आप डेरिवेशन याद मत करो, अब डेरिवेशन को छोड़ दो, आप पहले ये जो स्क्वायर बॉक्स में मैंने चीजें लिखी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, हमारा काम चल जाएगा। स्क्वायर बॉक्स में जो ये जो वैल्यूज हैं और ये जो चीज है, अपने को ये याद रखनी, ठीक है, मुझे याद है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड के, ठीक है, ऐसे आपको भी रट के रखना है, ताकि मतलब, क्योंकि क्वेश्चन इससे आगे होंगे, तो ये वैल्यू जो है क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। चलो अब देखते हैं कि भाई हमने ये जो पढ़ा इसका फायदा क्या हुआ, ठीक है, रेडियस आ गया हमारे पास, मान लो रेडियस आ गई, अब हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक है, इस सारे की हेल्प से हम एक क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं पहले,
व्हाट इज द रेडियस ऑफ देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? पहले ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का और तीसरे ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है। मतलब न्यूक्लियस ये है, ये पहला ऑर्बिट है मान लीजिए, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ऐसे ही। ठीक है, सो हमें निकालना है R1 एंड देन R2 एंड फाइनली R3। इसका ऑर्बिट नंबर n, इसका 1 है, इसका ऑर्बिट नंबर सेकंड है, इसका ऑर्बिट नंबर थर्ड है। क्या आप समझ रहे हैं? यही हमने निकालना है, पहले ऑर्बिट का रेडियस, दूसरे का रेडियस, तीसरे का ऑर्बिट, तीसरे का रेडियस हाइड्रोजन एटम। बेटा जी क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो, अब देखो, पहले ऑर्बिट का रेडियस सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे यहीं पे सॉल्व करने लग गए। सो सीधे लिख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन Z कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आ गया कई लोगों का। तो सो पहले निकाल रहे हैं हम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, यही फार्मूला लगाना है। सो क्या होगा 0.529, और पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, z की वैल्यू 1 है, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। सो ये आ गया बेटा जी आंसर कि इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो पहले का आंसर अपने पास आ गया। दूसरे का आंसर कौन बोलेगा अगर किसी ने निकाल लिया? 2.11। सही बात है यार, बढ़िया। ठीक है, चलो सेकंड का देखते हैं। रेडियस ऑफ सेकंड इज अगेन सेम फार्मूला 0.529 इंटू अब 2 स्क्वायर अपॉन 1। सो कितना आ गया है एंगस्ट्रॉम में? बोलो 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 मनप्रीत, की होया था नो? एन की वैल्यू, ऑर्बिट नंबर क्या होगा दूसरा, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2, 2.116। और तीसरे का किसने निकाल लिया? अगर कोई है तो बोलो जल्दी से। 4.761 RN अक्षत, बहुत बढ़िया। नकुल नाइस नाइस, 4.716। 4.716 एंगस्ट्रॉम आ गया बेटा जी सबका। सो बस R1 0.529 एंगस्ट्रॉम, R2 2.116 एंगस्ट्रॉम, R3 4.716 एंगस्ट्रॉम। सेवन सिक्स वन। बोलो क्यों नहीं आया लास्ट वाला? वो सिंपल कैलकुलेशन तो है। ऑर्बिट नंबर 3, जेड की वैल्यू 1, फार्मूला यही लग रहा है, हर बार फार्मूला यही है, इट इज द कॉमन फार्मूला। R इज इक्वल टू दिस, तो R1 इज दिस। ठीक है, आ गया सबको? देखो ना, अब बोर्ड ने यार चमत्कार कर दिया, ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल दिया भाई, ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल दिया। मतलब एक तरह से एटम का साइज दे दिया ना। सुनो, अब समवन इज सेइंग कि हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट होगा। एक बात सब लोग दिमाग में बांध लें,
एक एटम के जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिट ही है। ऑर्बिट क्या होता है? एक इमेजिनरी स्पेस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे मान लो एरोप्लेन है, एक जगह से दूसरी जगह गया, ठीक है ना भाई, इधर से इधर मान लो एरोप्लेन जाता है, उसके पास कई रास्ते हैं ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लाइनें रोड तो नहीं बना रखे है सरकार ने ऊपर, इमेजिनरी पाथ है ना। तो इसलिए इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो एक एटम के पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, भले ही उनमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इज इट ओके? क्योंकि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि जब आप एनर्जी दोगे तो पहले ऑर्बिट से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। तो हाइड्रोजन में भले ही एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन जो है उसको एनर्जी दोगे तो हायर में भी जाएगा, और हमें हायर में भी पता होगा कि वो किस में गया है। इज इट ओके? जेड इज एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई सबको? ठीक है। सो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। हमने रेडियस निकालना सीख लिया, ठीक है। सुजल कह रहा है कि ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? अरे ऑफलाइन महीने भर में हो जाएगा। अभी सेफ्टी रखते हैं यार, ठीक है। हमें भी जल्दी है, बट आई थिंक इट्स बेटर टू बी सेफ। क्योंकि जो स्कूल या कोचिंग का जो फंडा है ना, उसमें क्या होता है कि हमें ग्रुप में बैठना पड़ता है। ग्रुप में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए जो है, और बैठना पड़ता है लंबे टाइम तक, मतलब हमारा जो जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग होती है, उससे सर्कुलेशन हो सकती है ना, तो इसलिए जो है, अदरवाइज ओपन होने के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए इस चीज को कि ठीक है, अब इट इज पैंडेमिक, लोगों की लाइफ में एक ही बार आता है, ठीक है, 100 सालों में कभी जो है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक हमें इसमें बेस्ट परफॉर्म करना सीखना चाहिए, ठीक है। और अगर कर लिया, सो आई थिंक उससे बढ़िया कोई चीज नहीं, ठीक है। मिले नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व करने लगो आप। नहीं नहीं नहीं, कुछ तरीका निकालते हैं, ठीक है। मजा आ गया राजा मनान को आज। बस ये आगे ये बहुत बढ़िया है, ये मॉडल बहुत बढ़िया लॉजिकल है, ठीक है ना। आप इसको देखो एक बार, क्वेश्चंस देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपको डीपीपी भी मिली हुई है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले डीपीपी करने लगो, सर से डाउट्स एक बार डिस्कस करो, ठीक है। ठीक है जी, बाय बाय। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।